नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी डिबेट। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हैं रोहित रोहन जी, जो भारत भाग्य विधाता के संपादक हैं। बहुत-बहुत स्वागत है रोहित साहब आपका एटीवी न्यूज़ चैनल पर। हमारे साथ में राजीव खुराना साहब हैं, धन्यवाद। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषक हैं और समय-समय पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हम उनसे चर्चा करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है खुराना साहब आपका एटीवी पर। हमारे साथ में डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका एटीवी पर। चर्चा ये भी ज़रूरी करनी है क्योंकि देश में लगातार आरोप ये लग रहे हैं कि साहब आप तो धर्म देख कर के आप पहचान कर रहे हैं टेलीविज़न पर, मोदी मीडिया तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि भई आपने पूरी कश्मीरियत पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। सारे कश्मीरी लोगों पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुस्लिम यहाँ आरोप लगा रहे हैं कि आप सारे मुसलमानों को आप टारगेट कर रहे हो। इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपको चिन्हित करना होगा, आपको ये बताना होगा कि कौन लोग आतंकवादी हैं, कौन लोग आतंकी समर्थक हैं। सभी पर एक तरफ से नहीं घेरा जा सकता है, सभी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता है। कैसे पहचान करें कि आपके आस-पास कोई आतंकी समर्थक है? उसकी कैसे पहचान करें? क्योंकि असम के अंदर 11 लोग पकड़े गए और उन पर एफआईआर हुई है। हालाँकि तमाम हज़ारों लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के समर्थन में कर रहे हैं। पानी छोड़ा तो कह रहे हैं ये तो इंसानियत ही नहीं हो सकती, आपने कैसे पानी जो है बंद कर दिया? ये इंसानियत है, इंसानियत के आधार पर चलना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री ने सीधा कहा, दो टूक कहा कि भैया भारत और पाकिस्तान दुश्मन देश हैं, कोई समानता नहीं है। उसके समर्थन में जो जाएगा, उसको जो है हम बंद ही करेंगे, जेल में डालेंगे। जब पाकिस्तान के एक्टरों की, वो एक्टर जो खाते यहाँ हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं, इतनी हत्याएँ हो गई लेकिन किसी एक एक्टर ने भी न तो श्रद्धांजलि दी और न तो आतंकवाद को गलत बताया। ऐसे एक्टरों की वकालत सलमान खान करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं समय-समय। पाकिस्तान की भी मदद करते हैं। लेकिन पहचान कैसे करें? आतंकी समर्थकों की और पाकिस्तान के समर्थकों की। बस बात वही है। तो सबसे पहला सवाल जो है हमारा रोहित रोहन साहब से है कि रोहित साहब कैसे पहचान लोग करें? कैसे चिन्हित करें? क्योंकि सीधा-सीधा एक कम्युनिटी कह रही है कि भैया हम देशभक्त हैं, कोई शक नहीं है, हमने जानें भी दी हैं, हम दे रहे हैं और आगे भी देंगे। लेकिन पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पर आप जो है ये आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हो, आपको चिन्हित करना होगा। आपको बताना होगा कि किन मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं। जी। ठीक है। सबको सभी दर्शकों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुराना साहब को नमस्कार, अविरल जी को नमस्कार। बहुत ही संजीदा और बहुत ही वैलिड टॉपिक पे आपने डिस्कशन रखा है। अब एक चीज़ है जो मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्र में भी लिखा हुआ है या कई जगह पे हम दोहा के तौर पे भी इसको कोट करते हैं कि मन में राम बगल में छुरी। किसके मन में क्या है ये तो आप जज नहीं कर सकते। कई बार को पॉलिटिक्स में मैंने देखा है कि जो व्यक्ति जैसे फॉर एग्जांपल गौरव भाटिया जी का ही ले लो, जब तक वो समाजवादी पार्टी में रहे, वो समाजवादी पार्टी के स्टैंड पे बोलते रहे, उसके सबसे प्रखर प्रवक्ता रहे। और आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। तो यहाँ पे आज उस टॉपिक पे है नहीं, तो मैं जैसे ही बोलूंगा तो अविरल जी चिल्लाने लगेंगे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह, तो कोई फायदा नहीं है। आज जब वो बीजेपी में है तो वो कैसे कट्टर मेरे ऊपर हिंदूवादी कमेंट है, मत कैसे करिएगा। ये बातें मेरे करते ऊपर मलिक साहब कमेंट प्लीज़, मत करिएगा। मैंने मलिक साहब कमेंट नहीं मलिक किया साहब आपके प्लीज़, ऊपर। प्लीज़, 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 प्लीज़ मलिक साहब मेरे जब ऊपर कमेंट कमेंट देते हैं मत यहाँ पर आए तो जी, ये नहीं आप उन्होंने मेरे कोई ऊपर कमेंट कमेंट नहीं कर रहे किया, हैं इस पर। उन्होंने किसी भी प्रकार का आपने कोई कोई कमेंट कमेंट नहीं नहीं किया है। किया है, मैं प्रवक्ता आपने लोगों कोई के बारे कमेंट में नहीं बात है, किया। ठीक है। प्लीज़ कंटिन्यू आप आपके ऊपर कोई कमेंट नहीं किया अविरल जी, अभी करूंगा। आपके ऊपर कमेंट करूंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, ये मत सोचिए कि आपको छोड़ दूंगा। तो ये तो बात होगी कि किसके मन में क्या है ये आप तय नहीं कर सकते। दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान सपोर्टर कौन है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक न्यूज आ रहा है कि एमपी में एक बीजेपी आईटी सेल का बंदा पकड़ा गया है, जो पैसे की लालच में जल्दी अमीर बनने के लिए हिंदू बंदा है, हिंदू बंदा है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। अब यहाँ पे हम तो एक तरफ ये मान लेते हैं ना, कई बार को मान लेते हैं कि अगर मुसलमान होगा और उसका कोई भी एक्टिविटी ऐसा होगा तो हम तुरंत मान लेते हैं कि वो देशद्रोही है, या वो पाकिस्तान को फेवर कर रहा है, या वो टेररिस्ट को फेवर कर रहा है।
इन केसेस के बारे में क्या है? यानी कि यहाँ पे भी आप देखिए, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि ये आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल है, चैलेंजिंग है कि सच में कौन पाकिस्तान का फेवर करता है। कई बार को आप देखोगे, कई मुस्लिम युवा या मुस्लिम नेता जो हैं, अपने वोट बैंक को आइडेंटिफाई करने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए पूरे दिन वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे पाकिस्तान को फायदा हो या नुकसान हो। जबकि यहीं पे आप यूपी के एक गायिका हैं, यूपी की एक गायिका हैं, लोक गायिका हैं, अभी उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बना के भेजा था जिसमें उन्होंने जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं भारत में, उसमें से सेलेक्टिव टेररिस्ट अटैक उठाया और उसके ऊपर वीडियो बनाया जो बीजेपी के शासन में हुआ है, जब जब बीजेपी का सरकार रहा है, और उसको पूरे पाकिस्तान वायरल कर रहा है, उसको पूरे पाकिस्तान में उसको ट्वीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे उनका नाम, मैं उनका नाम लेके आपके डिबेट में उनको फेमस नहीं करना चाह रहा। तो अब इसको क्या कहा जाए? क्या ये पाकिस्तान से पीछे नहीं है? अभी जी, मैं देख बिल्कुल। रहा था कुछ वीडियो वायरल है जिसमें कुछ लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को रोड पे चिपका दिया है और कुछ मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं, उसको उखाड़ के ले जा रही हैं और सबको गाली दे के जा रही हैं। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? हालांकि वो किसी पाकिस्तान विरोधी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं है, लेकिन मन में क्या है, किसको क्या मैसेज देना है, क्या एड्रेस करना है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अविरल जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे मुझे पता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पिछले 60-70 सालों में भारत ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे और जिस तरीके से इन्होंने जम्मू कश्मीर में पैसे बांटे, लोगों को हराम के पैसे खाने की आदत है। जम्मू कश्मीर का मेरा एक दोस्त है, बहुत ही क्लोज दोस्त है, मैंने उससे पूछा कि यार तुमको सब कुछ भारत से मिलता है, तो तुम लोग ये हर बात पे भारत के खिलाफ झंडा क्यों उठा लेते हो? बोला कि यार ये इनका बिजनेस है, अगर ये भारत का विरोध नहीं करेंगे ना तो जो इतना ऐड मिलता था जम्मू कश्मीर को वो मिलेगा नहीं, उन लोगों को पैसा मिलेगा नहीं, तो वो जानबूझ के, उनके मन में पाकिस्तान के प्रति कुछ नहीं है, लेकिन उनको, अगर मुझे केशव जी का विरोध करने से पैसा मिलता है तो मैं केशव जी को कितना भी मन में अच्छा समझता हूँ, मैं विरोध करूंगा बाहर निकल के। और ठीक है। भारत में ये हो रहा है, कुछ मुस्लिम लोग, कुछ हिंदू नेता इसलिए देश में मुसलमानों के फेवर में या टेररिस्टों के फेवर में स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनको लगता है कि इससे उनको राजनीतिक और फाइनेंशियल सपोर्ट या हेल्प मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको, आप लोग हर बात में जॉर्ज सोरोस की बातें होती है, डीप स्टेट की बात होती है, डीप स्टेट कहीं भी डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व है क्या? कभी डीप स्टेट ने पैसा देके किसी टेररिस्ट को आपके घर पे भेजा है क्या? नहीं। वो क्या करते हैं, वो ऐसे लोगों को तो मन बढ़ाते हैं पैसा देके अपने एनजीओ के थ्रू, ऐसे पत्रकारों को पैसा देते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, उसके बहाने पैसा देते हैं, ऐसे संस्थानों को पैसा देते हैं जो इस तरह के कामों में इंडल्ज हैं। यानी कि कुल मिला के पूरा जो खेल है ना, वो पूरा खेल बेनिफिट उठाने का है। यही मेरा इनिशियल कमेंट है, फिर जैसे जैसे प्रवक्ता लोग आगे बढ़ेंगे फिर मैं बोलूंगा। राजीव खुराना साहब, जो कहा रोहित साहब ने, ये भी होता है, पैसे दिए जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। मुसलमानों का समर्थन तो समझ सकता हूँ, राजनीति में होता रहता है, ठीक है। भाजपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, सब करते हैं खुश करने के लिए, योजनाओं के नाम पर कभी। तो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान का समर्थन कैसे स्वीकार किया जाए, कैसे सहन किया जाए, और कैसे सहन कर लेते हैं वो समर्थक। मतलब उनके पास अपना दिमाग नहीं है। अगर नारा लगा दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद तक नहीं बोल सकते, और वो कहते हैं कि वो सत्ता में आ गए तो पाकिस्तान को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद न बोलना भी क्या पाकिस्तान का समर्थन नहीं है क्या? और पाकिस्तान का समर्थन ही तो आतंकवाद का समर्थन है। तो हमेशा कहता हूँ, डायरेक्ट कोई चीज नहीं होती है, सब कुछ इनडायरेक्ट है यहाँ। कांग्रेस भी पैसा पहुंचाती है, भाजपा भी पहुंचाती है, जो भी पार्टियां पहुंचाती हैं, नाम तो कभी सामने किसी का खुल के नहीं आता है, आरोपी लगते हैं। लेकिन जो सामने खुल कर के आ रहे हैं, उनको तो हम देख ही सकते हैं पूरे देश भर में। तिरंगा जलाने के लिए अगर कहा जाए तो आप,
हम सब जानते हैं कि केवल आरोप मुसलमानों पर लगेगा कि नहीं भई मुसलमान नहीं चलाएँगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के भी बड़े लीडर नहीं चलाएँगे, अखिलेश यादव भी नहीं चलाएँगे, ऐसा भी हो सकता है। शायद अगर ये कहा जाए, तो आरोपों के दायरे में तो हिंदू भी आते हैं, आरोपों के दायरे में तो सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, अगर धर्म के आधार पर भी हम देखें तो, पाकिस्तान के समर्थक बहुत सारे मिल जाएँगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप कैसे देखते हैं? किस तरह से लोग पहचान करें? आम आदमी, भोला-भाला कैसे पहचान करे भई? उससे बचने का क्या तरीका है कि ये आतंक का समर्थक है? इससे कैसे बचा जाए? जी। मैं पहले तो शुरू से करता हूँ। पहले रोहित जी की एक छोटी-सी बात का इन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कर्नाटक का, उसमें वो पाकिस्तानी मतलब पाक प्रेम कितना दिख रहा है, वो औरतें आ रही हैं, उठा रही हैं, वीडियो वायरल है, कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसपे जो डीसीपी का और उनका बयान है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उसका कहना ये इससे सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे। आप समझिए वो हिंदू है, तो ये बात कह रहा है, तो ऐसा नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है मददगार या डायरेक्ट और बेसिक क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान समर्थक बोले, कुछ भी बोले, बात ये है कि देशभक्ति क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हमें देशभक्ति, अगर मैं स्पष्ट बोलूं, आरएसएस के अलावा कहीं भी देशभक्ति के डी नहीं बोला जाता, द शब्द नहीं बोला जाता। किसी स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल तो भूल जाइए, मदरसों की तो बात ही मना करिए। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति हमें कौन सिखाएगा? हमें धर्म के बारे में माँ बाप सिखाते आ रहे हैं, पुश्तों दर पुश्त। देशभक्ति कोई नहीं बताता। मैं आपको बताता हूँ, ये जो आज आपका टॉपिक है ना, इस पे अगर देशद्रोह, देशभक्ति ही रखते, पाकिस्तान का नाम ना भी लेते, तो 90% पाकिस्तान आता, क्योंकि वो दुश्मन देश है। बाकी जो दूसरे कंट्रियों के लिए कर रहे हैं, सरदार देवेंद्र सिंह याद है, अमेरिका भाग गया, अपने डिफेंस का ऑफिस का था, भाग गया ना। कितने राज लेके भाग गया, माधवी गुप्ता याद है ना, और एक लेडी होते हुए 50 साल की, उसने कितने डॉक्यूमेंट बेचे। ऐसे जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी कम्युनिटी हैं, वो इन्वॉल्व हैं, इनको तो पैसा चाहिए, पैसे के बदले बिकते हैं। मैं आता हूँ इस पे, जो आज का टॉपिक है। सिर्फ देशभक्ति ही इसे रोक सकती है, देशभक्ति सिखाने वाला कोई नहीं है, ये है प्रॉब्लम। आप देखिए, सबसे पहले, मैं ज्यादा पुराना नहीं जा रहा, रोहित जी यहाँ बैठे हैं, इनको अच्छी खासी नॉलेज है। 1830 में 200 साल पहले अफगानिस्तान के लिए वहां के जो पुश्तो थे, उन्होंने कि अपनी, हम पश्तो अलग लोग हैं, हम अफगानी अलग अलग है, पठान होते हैं, हम ये होते हैं, काबली वाला, शाबली वाला। इन्होंने हर लिटरेचर में, हर उसमें अपने आप को अलग करने की कोशिश की। उसका रिजल्ट ये निकला, कुछ सालों बाद 1919 में अफगानिस्तान बन गया। ठीक, 1920 से पाकिस्तान के लिए लामबंदी शुरू हुई, और 1947 में मुस्लिम लीग की बात कर रहा हूँ, 1947 में पाकिस्तान बन गया। अब 2025 में खड़े हैं, एग्जैक्ट 200 साल बाद। अब फिर एक पाकिस्तान या एक नया कोई स्थान बनने को तैयार है, चाहे वो बांग्लादेश में कह लो, चाहे कश्मीर में कह लो। प्रांत तो बन चुके हैं, कंट्री बनना बाकी है। अब आते हैं इस पे, आपने कहा देशभक्ति, ये जो है, मैं बताता हूं कि देशद्रोहियों को कैसे पहचाने। हमने पहचानना नहीं है। 200 साल में जो जिसने जो एक्टिविटी करी, हमने नहीं पहचाना, सबक नहीं लिया। लाहौर एक हिंदू शहर था, सिटी था, 85% हिंदू थे, तो सिर्फ 15% थे। वो आप जिन्होंने मांगा कि हमें ये, आपके पास तो बड़े बड़े सारे सिटी आ गए, बॉम्बे आ गया, कलकत्ता तो बहुत बड़ा होता था, आपके पास इतने बड़े बड़े, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, तो हमें लाहौर चाहिए। लाहौर खाली करवाया गया 85% हिंदुओं से। आप कुछ नहीं बोले। आप पहचानो ना, मैं पहचान बता रहा हूँ। बलूचिस्तान इंडिया में आना चाह रहा था, पहचान बता रहा हूँ, जो आपका टाइटल है कि कौन है देश के दुश्मन। आपने कश्मीर का वो मुद्दा वहां ले गए इंटरनेशनल कोर्ट में, वहां यूएनओ में, पहचानो। आपने जब सन 71 में 95,000 सैनिक बिना शर्त के छोड़ दिए, लाहौर तक पहुंची हुई सेना को वापस बुला लिया, उसके बदले 445 नहीं छुड़ाए। आप पहचानिए। आपको मैं हिस्ट्री दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान को 55 करोड़ के लिए देने के लिए किसने वो अनशन करा, आप पहचानिए। बॉलीवुड में फवाद खान को लाने के लिए, मैं 2-3 एग्जांपल देके क्लोज करूंगा।
बॉलीवुड में फवाद खान को कि ये स्मार्टेस्ट एक्टर है पाकिस्तान का। अरे पिछले टॉप 10 ईयर्स में ऋतिक रोशन वर्ल्ड के टॉप 10 के स्मार्टेस्ट में आ रहा है, और आप पाकिस्तान से एक सड़क वाला आलू उठा के ला रहे हैं और यहाँ आप मार्केटिंग कर रहे हैं कि वो स्मार्ट है, वो एक्टर है जबरदस्त। लेकिन सवाल हमारा अमन की बिल्कुल आशा अलग था। आप आज का जो पहचानो, विषय था, अमन की आशा आज आप का विषय पहचानो। जो था, मैं मोदी ये को कह रहा हूँ वीजा, कि अगर एक मिनट एक सेकंड, अब मैं इनिशियली रखूंगा, बाद में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मोदी को 2005 में वीजा देने के लिए मना करने वाले आप पहचानो, सरदार डैम रुकने वाले आप पहचानो किन्होंने रोका, मोदी हटाने में पाकिस्तान में जाके मदद वाले आप पहचानो। जिन अभी तक ये जो इंसिडेंट हुआ, 25,000 लड़कियां ऐसी हैं जो इंडिया में रह रही हैं, उनके हस्बैंड पाकिस्तान में हैं, उनके बच्चे पाकिस्तान में हैं, वो यहाँ का बेनिफिट उठा रही हैं, हर चीज का, रसोई गैस का, सिलेंडर का, जो अभी अविरल जी बताएंगे सारे बेनिफिट। आप ये देखो कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म कितना फंसा हुआ है। आज तक इन्होंने क्या क्या नाम लिए, एक समुदाय, अल्पसंख्यक, शांति प्रिय, ये वो नाम ले, किसी ने नाम नहीं लेते, नाम लेते हुए अभी भी डर रहे हैं। 28 धर्म के आधार पे मार दिए, अभी तक कोई बोला है कि मुस्लिम आतंकवाद, शब्द सुनिए आप, मुस्लिम आतंकवादियों ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा। सेकंड अभी बोलने की हिम्मत हुई है, हिंदू मुस्लिम आतंकवादी आज तक नहीं बोल पाए। मैं ये बात कह रहा हूं, आपके मीडिया में आपके कहां तक रोकोगे? लवलीन सिंह का हस्बैंड पाकिस्तानी वो है, उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन जहां देश की बात आएगी हम सोचेंगे तो सही, रीना राय का, सानिया मिर्जा का। मैं ये कह रहा चाहूँ, ये इतनी गठियां हैं, इतनी गुंजले हैं, आपस में फंसी हुई हैं कि आपको अलग सोच से, देशभक्ति के चश्मे से, देश प्रेम के चश्मे से जब तक नहीं लगाओगे अपने, आपको नहीं दिखेगा कौन देश के अगेंस्ट काम कर रहा है। वो चाहे पाकिस्तान के अगेंस्ट करे या किसी के अगेंस्ट करे, कंट्री के अगेंस्ट जो करे उनको आइडेंटिफाई करना। प्लीज, सुरजीत थैंक यू। सिंह साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देरी से आप जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सनातन सेना के लगातार मुद्दे उठा रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर के बहुत विशेष 3 मुद्दों को लेकर के ये भारत सरकार से के भी प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। मैं और 30 उनको जो सेकंड है एक चीज बोल दूं खुराना साहब के स्टेटमेंट पे, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम दे दीजिए। खुराना साहब ने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ा सा इसमें बहुत इंडिविजुअल वो है। और देखिए, मेरा ये कहना है कि किसी भी पार्टी ने इस देश में क्या देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए कोई काम किया? 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2 छुट्टियां दे दी, उससे क्या देशभक्ति बढ़ जाएगा? एक राष्ट्रगान लगा दिया कि भैया स्टूडेंट राष्ट्रगान करेंगे साल में 1 बार 2 बार 3 बार, उससे क्या देशभक्ति बढ़ेगा? आपको अगर सीखना है तो इजराइल से सीखिए, आपको अगर सीखना है तो जापान से सीखिए। जापान में तो कोई राजतंत्र नहीं है, वहां भी प्रजातंत्र है, लेकिन आप देखिए कि उनमें इतनी यूनाइटेड है वो, और इतने ज्यादा उनको सबक है, उनको बचपन से पढ़ाया जाता है। अगर वो मैक्सिमम चीजें वो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि उनकी अपनी खेती है ही नहीं, खेती है ही कितनी उनकी, और पॉपुलेशन ज्यादा उनके जमीन के हिसाब से। अगर किसी प्रोडक्ट की रेट ज्यादा हो जाता है, पूरा पाकिस्तान, पूरा जापान उसको नहीं खरीदता है, ताकि जब रेट गिर जाएगा तो वो खरीदेंगे, ताकि वहां के देश के जो गरीब लोग हैं उनको वो मिले। अगर मान लेते हैं यहाँ पे प्याज 100 रुपए किलो हो जाता है, हम शौक से खरीदते हैं और शौक से बनाते हैं। आप ये पंजाब में, जापान में नहीं कर सकते। एक तो ये, तीसरा हमें सीखना चाहिए चाइना से। चाइना जल्दी किसी भी दूसरे कंट्री के साथ वार नहीं करता है, उसने अपने कंट्री के अंदर इतना टाइट कर रखा है, भाई मेरे देश के मैटर में तो कोई भी देश नहीं बोल सकता। वही चाइना है जहां पे पाकिस्तानी और मुस्लिम लोग पापड़ की तरह सीधे हो रखे हैं, पापड़ की तरह। और वही लंदन में देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, बाकी कंट्री में देख लीजिए। तो जो आपने कानून के नाम पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, और पता नहीं वोट बैंक के चक्कर में आपने जो इन लोगों को मन इतना बढ़ा रखा है, तो इनको जब भी मौका मिलता है कि ये देश का विरोध करके उसको कमा सके, वो करते हैं। और इसमें बीजेपी भी वो क्रिमिनल है, इसमें कांग्रेस तो नहीं है, कांग्रेस तो सबसे बड़ी क्रिमिनल रही है, लेकिन बीजेपी भी पार्ट ऑफ दिस है। अटल जी ने कुछ नहीं किया। अटल जी जब तक सरकार के बाहर थे, जय श्री राम करते थे। जिस दिन उनकी सरकार बनी थी, वो सबका साथ सबके विकास पे आ गए थे। और मोदी जी भी शुरू में इसी पैटर्न पे थे, सबका साथ सबका विकास। जब उनको 2-3 धक्का लगा तब वो आए हैं अब। ओके, सिंह साहब से जवाब ले लेते हैं।
सिंह साहब, सीधी सी बात है, जी इन दोनों लोगों को सुना होगा तो निकल के ये आया कि जिस चीज के लिए आप मराठी सुनने के लिए आप मरे जा रहे हो, मराठी के नाम पर आप मार रहे हो, लोगों को ये कर रहे हो, लोग बुढ़ापे में 80 साल के, 60 साल के, 70 साल के कैसे सीखेंगे मराठी? और सीखना मुश्किल है। अगर आपको इतना ही देशभक्ति का और हिंदुत्व का बुखार चढ़ा हुआ है, तो भाई आप वंदे मातरम सुनिए, उसको याद कर लेंगे लोग 3 दिन में, 4 दिन में अगर डंडा पड़ेगा। जगह-जगह आप अगर पीटेंगे, इसका समर्थन हम भी करेंगे, खुलेआम करते हैं। कह रहे हैं कि अगर जिसको वंदे मातरम और राष्ट्रगान नहीं आता है, इसके लिए अगर कोई देश में मारपीट करता है और शुरुआत अभियान कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, होना ही चाहिए और लोग याद करेंगे। करना ही पड़ेगा, सीधी बात है कि करना ही पड़ेगा। अगर ये भी हो सकता है, देश में जब बातचीत होती है मुसलमानों की कि इस देश के लिए क्या जान नहीं दी, बिल्कुल दी है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इनकार इससे भी नहीं किया जा सकता है कि हर आतंकी मुसलमान है। इनकार किसी बात से नहीं किया जा सकता है। डिनाई आप किसी चीज को नहीं कर सकते हो कि वो जान नहीं दे रहे हैं, उनके अंदर देशभक्ति कम है, वो भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ परसेंटेज की है कि यहाँ जान देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम के सोच वाले सिर्फ 2% हैं, जान देने वाले 1% हैं राष्ट्र के लिए, और राष्ट्र के लिए सोचने वाले भी 2-3% हैं। अगर हम मान लें मोटा-मोटा तो 5% हैं ऐसे कि जो इस राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। 5% हम और जोड़ लेते हैं जो वैचारिक भाव से भी कहीं न कहीं सहमत हो जाते हैं, साथ खड़े हो जाते हैं। 10%, 5% और जोड़ लेते हैं जो धर्म के साथ-साथ में राष्ट्र भी लेके चलते हैं। ठीक है, वो किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में कहीं न कहीं हिंदुस्तान के लिए एक जगह है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है। केशव जी, 15% को अगर हम छोड़ मैं दें आपके सवाल और में एक तरफ दो छोटा सवाल जोड़ देता हूँ। सत्ता पक्ष से अविरल जी हैं। पहले मेरा सवाल है कि हमारे देश में खुलेआम कुछ मुस्लिम नेता और मुस्लिम बोलते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। आपने ठीक है, आज तक उनके वो खिलाफ क्या कराएंगे। कार्रवाई किया? दूसरा सवाल ये है, अरे सुन तो लीजिए अविरल जी, सवाल तो ले लो, पहले ही आप चिल्लाने लगते हो, इससे आपकी कमजोरी पता चलता है। पहले मैं आप दोनों तक आता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, सिंह साहब, जी आप तक आते हैं। जी जी, रोहित साहब, आपकी आवाज़ जो है बहुत स्लो जा रही है दोनों लोगों की। अब जी सवाल ये उठता है इस देश में कि इनकार किसी बात से नहीं किया जा सकता है कि इस देश के लिए अब्दुल हमीद ने जान दी है, बिल्कुल इनकार नहीं है। मुस्लिम थे, इससे भी इनकार नहीं है। इस देश के अंदर बुरहान वानी जैसा आतंकवादी हुआ, अफजल गुरु भी आतंकवादी हुआ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आतंकवादी मुसलमान था, इससे भी इनकार नहीं है क्योंकि फातिहा पढ़ा गया, कब्र है उनकी भाई, और इस देश के जो है इमाम साहब, मौलवी साहब पढ़ने गए। इससे कौन इनकार कर सकता है? आपने जिन मांगों को रखा है, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आपकी संगठन की तरफ से आप लगातार जो है पूरे देश भर में जो है आंदोलन कर रहे हो, लगातार लोगों के खिलाफ आप जा रहे हो। आपने क्या मांगे सरकार के सामने रखी है, पहले तो आप ये बताएं। दूसरा, हम किस आधार पर चिन्हित करें, कैसे चिन्हित करें आम लोगों को? ये बड़े मुद्दों पर तो हम सलमान खान को भी चिन्हित कर सकते हैं, राहुल गांधी को भी चिन्हित कर सकते हैं, सबको कर लेंगे, हमें उनसे क्या लेना देना। हमारे पड़ोस में कोई पाकिस्तानी समर्थक है कि नहीं, इस पर चर्चा कैसे होनी चाहिए, उसको कैसे हम पहचान करें, उसको कैसे पहचानें? जी। जी देखिए, अभी जो हमने मांगे की हैं, हमारे संगठन द्वारा मांगे की गई हैं कि पहले तो पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करे और भारत जो है घोषित करे कि वो आतंकवादी देश है। उसको जितने भी हमारी एक्टिविटीज है, यहाँ से जो भी सहायता पहुंचती है हमारे लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री है, वो सब बंद हो जाएगी, अपने आप घोषित करेंगे। दूसरा, मैं आता हूँ आपको शुरू तो करता हूँ राज ठाकरे की बातों से। जो आप बोल रहे हैं कि राज ठाकरे ने मराठी भाषा को लेके जो चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है, बीच बीच में वो बंद होता है फिर शुरू हो जाता है। यही नेता जो है हमें विभाजित कर रहे हैं, हमें बांट रहे हैं। जो मुस्लिम जो है देश के प्रति आस्था रखता है, उसको भी ये भड़काने का काम कर रहे हैं कि आप भी जो है अलग दिशा में जाओ। आज जो है जो चल रही जो सिचुएशन, जो अभी खुराना जी ने बोला कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि एक और जो है पाकिस्तान बन जाएगा, और ये अगर बनेगा भी इन फ्यूचर, कभी कुछ इस तरह कंडीशन हुई जो आज हम कश्मीर को लेके कर रहे हैं, कश्मीर के प्रति जो है भारत के बहुत सारे राज्य नाराज भी हैं कि वहाँ कश्मीर के हालात कुछ हैं, वहाँ मुसलमान जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है उनका झुकाव है। अगर नहीं भी है तब भी उनके दिमाग में, लोगों के दिमाग में यही आ रहा है कि वहाँ झुकाव है। आज जो है सबसे पहला कि जो राजनीति हो रही, जो राजनेता हैं या किसी पार्टी के, अभी अखिलेश यादव कुशीनगर गए थे एक मस्जिद के मामले में। इस सिचुएशन में जब हालात देश के ऐसे हैं तो आपको दौरा करने की जरूरत क्या थी?
अखिलेश यादव को तो कश्मीर भी जाना चाहिए था, वहां न जाके कुशीनगर गए। तो गलत है ये सब चीजें जो है। और ये जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो हम सबको फंसाया जा रहा है उसमें, अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। हमने क्या किया, हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। आप खुद सोचिए केशव जी, कितने ऑफिसर मुस्लिम हैं। आज अगर हम जो है हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, इंसान का दिमाग ही है, कब किस दिशा में सोचना शुरू कर दे कोई नहीं कह सकता। तो सबसे बड़े जो हमारे वो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो बार बार हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, करिए आप पाकिस्तान की बात करिए, आप इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की बात मत करिए। क्योंकि क्या होता है, जो बड़े हैं, जो 45 साल 50 साल के ऊपर, वो समझते हैं सिचुएशन को, जो बच्चे हैं वो समझते नहीं है। आज जो है अगर हिंदुस्तान से आतंकवाद की सवाल तरफ और कोई है बढ़ रहा आपके है। साथ में, एक छोटा-सा सवाल है और मैं चाहूँगा थोड़ा-सा कंप्लीट करें, क्योंकि रोहन जी, साहब का भी एक सवाल है, उसको साथ में ऐड करके हम मलिक साहब के पास चलते हैं। सभी को उन्होंने जी, सुना है। सवाल ये है कि जी, क्या इस देश में जो नौकरशाह हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ख़ास करके सबसे पहले तो उनको जो है घेरा जाए। अगर उनको जो है जी, राष्ट्रगान नहीं आता है देश का, वंदे मातरम नहीं आता है, तो उनको नौकरी से बाहर करना चाहिए। भई उनके ऊपर तो सबसे पहला शुरुआत कर देनी चाहिए। मुझे लगता है राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर खड़े होकर के अगर उनको वंदे मातरम और राष्ट्रगान नहीं आ रहा है, तो क्या उनको चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए? उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। देशभक्ति ऐसे तो भरेगी, ऐसे ही तो बढ़ेगी। अब हम आते हैं रोहित साहब के पास। आपका पहले मैं कमेंट एक चाहूँगा कि आप 30 सेकंड में कंप्लीट कर लें। मैं रोहित साहब का जो सवाल है उसको लेकर के मैं मलिक साहब के पास जाऊँ। नहीं नहीं, जरूर जरूर करना चाहिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए। जो है इसके लिए भी सरकार को जो है एक अभियान शुरू करना चाहिए कि भाई आप अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप जो है राष्ट्रगान एक बार बोलिए जो है वहां पे हुँ, बहुत ही जी। सीरियस करना ठीक चाहिए है। ऐसा। मतलब आप जाना चाह रहे हैं चाहता कि हूँ। सुबह-सुबह राष्ट्रगान अभी सुबह-सुबह राष्ट्रगान केशव वंदे जी, मातरम केशव जी, बजना केशव चाहिए। जी, जी, जी। केशव जी, हाँ, अब केशव जी, रोहित साहब मुझे बस 10 नहीं, सेकंड दे दीजिए, होना 10 सेकंड चाहिए दे जो है, दीजिए। और करना भी चाहिए। ठीक है। लोगों को भी करना चाहिए जो है। मतलब आपका जैसे देश स्कूल है, में आपके जी, देश का मैं राष्ट्रगान है, वो करना चाहिए। थोड़ा-सा रोकूँगा। जैसे देश के अंदर विद्यालय में सुबह-सुबह जब बच्चे पहुँचते हैं, तो सुबह-सुबह वो भी राष्ट्रगान करते हैं या सुबह-सुबह वो भी प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए आप सरकारी जॉब कर रहे हो, जिस ऑफ़िस में कर रहे हो 10, 12, 15 लोग हैं, भई बाहर तिरंगा डेली फहराओ, रोज़ फहराओ जी, और आप 5 मिनट, 10 मिनट, 52 सेकंड तो आप निकाल सकते हैं ना राष्ट्र के नाम। 52 सेकंड राष्ट्र के नाम। उम्मीद करूँगा कि आपका जो संगठन है, वो भी इस पर काम करेगा, क्योंकि आज चर्चा से बहुत सारी चीज़ें निकल के जो है आएँगी। जी, रोहन साहब प्लीज़। जी, हाँ जी। देखिए, अभी अभी अगर आप जाएँगे ना पहलगाँव जहाँ पे ये अटैक हुआ है, वहाँ के आस-पास के जितने भी घर हैं, उस सब घर के बाहर देखा गया है कि एक मेन हॉल टाइप का छोटा-छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है, जिसको आप कवर कर सकते हैं। जैसे बाथरूम का टब होता है ना, जिसको आप ऐसे उठा सकते हैं और उसके अंदर आप पानी और ये सब एक्स्ट्रा होता है। ये सबके घर के बाहर अभी मिला है और ये पिछले कुछ महीनों के अंदर बना है। यानी कि टेररिस्टों को छुपने के लिए और छुप के वहां से इंडियन आर्मी पे अटैक करने के लिए ऐसे ऐसे मैन होल हर आदमी के घर ने, हर बंदे ने अपने घर के बाहर बनाया है। हर ने नहीं, लेकिन 90% ने। और बीजेपी की सरकार वहां पे सब किसी को फ्री मुफ्त राशन सबको ये दे रही है। अगर आपने वहां पे सर्वे कराया होता, आपने पूछा होता कि यार तुम्हारे घर के बाहर ये बनाने की तो जरूरत ही नहीं है, ना ये किसी नाली से कनेक्टेड है, ना ये किसी ठीक है, बाथरूम से लेकिन आप कनेक्टेड है, हम तुमने ये ठीक है, बनाया मैं हुआ मलिक है। साहब से तो जवाब वहां तो दे क्लियर जी, है कि वो किसको सपोर्ट करने के ओके, लिए कर रहे हैं। तो उसके ठीक खिलाफ है। बीजेपी सरकार ने क्या किया? हाँ, मलिक साहब। इससे ज्यादा क्लियरिटी तो कुछ तीनों भी नहीं हो लोगों सकता ना। के आपने जो है विचार सुने। सवाल वही है कि आम आदमी तक कैसे मैसेज पहुँचे और शायद वो अभी तक थोड़ा-थोड़ा पहुँच पाया है, जबकि मैं चाह रहा था कि 100% लोग समझ पाएँ कि चिह्नित कैसे कर लें अपने आस-पास के लोगों को, कि कौन जो है पाकिस्तान समर्थक है, कौन आतंकी समर्थक है, क्योंकि लोगों को सलमान खान से कोई लेना-देना नहीं। लोगों को मतलब नहीं है राहुल गांधी से। जानते हैं सारे, लेकिन अपने आस-पास भी उनके कितने राहुल गांधी और सलमान खान घूम रहे हैं, उनको भी ये जानने की ज़रूरत है, वो पहचान बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि जो रोहन साहब ने सवाल खड़ा किया, उसको लेकर के भी कि भई ऐसे घर तो उड़ा देने चाहिए, ताकि लोग बनाने से डरने लग जाएँ, पूरा घर ही उड़ा दो, कोई मदद नहीं। अगर होल मिले और ये चीज़ें मिलें और फिर पहचान पर, मैं दोनों पर चाहूँगा कि आप जो है अपना माइक आप जी, अपना केशव जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, मैं आपके सवाल का जवाब दूँगा। ख़ैर आधे घंटे बाद आप मेरे पास आए, इसके लिए आपका शुक्रिया, और रोहित जी के सवाल का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। तो जहाँ तक विषय है आतंकवादियों का और इस प्रकार के तत्वों का और सरकार के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है उसका, तो सरकार निश्चित रूप से एक्शन लेती है, जहाँ जो आवश्यक होता है एक्शन लिया जाता है। लेकिन इसी देश में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो वोट बैंक की राजनीति करने के लिए
प्रकार से आगे बढ़ चुके हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी शरद पवार महाराष्ट्र में हो, शिवसेना यूपीटी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर पीडीपी की बात कर ली जाए, तमाम सारे राजनीतिक दल इस देश में मौजूद है। बिहार की आरजेडी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इंडी गठबंधन इस प्रकार से वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है और वोट बैंक पॉलिटिक्स में इतना डूब चुका है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बयान दिया गया था। उन्होंने कहा, मैं कानपुर किस लिए आखिर जाऊं, शहीद के घर, मृतक के घर आखिर किस लिए मैं जाऊं, क्योंकि उनका उस परिवार से कोई संबंध नहीं। अब संबंध होना और संबंध ना होना, अब जब जनता के मध्य में रहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो इस प्रकार का बयान देना बहुत ही दुखद और निंदनीय है। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और शहीद के घर भी नहीं जाना चाहते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से कहूंगा वो चले जाए। तो इस प्रकार की बयानबाजी एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहा है, जिसके तमाम सारे सांसद उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और जिम्मेदार पार्टी का एक अध्यक्ष है। और रही बात जहां तक जिहादियों के विषय की, आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की, आपने देखिए आज का जो शो रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने टोटली एंटी नेशनल ताकतों के लिए लिखा। जहां तक एंटी नेशनल ताकतों का विषय है तो इसे डिफाइन करना काफी लंबा होगा। अगर खालिस्तानियों की बात कर ली जाए तो खालिस्तानियों पर अगर पंजाब की मुख्य रूप से बात की जाए तो पंजाब की सरकार ने क्या किया और किस सरकार के दौरान खालिस्तान का मूवमेंट कितना बढ़ा और कितना डाउनफॉल हुआ, अगर उसका तुलना कर ली जाए, भगवंत मान की सरकार आज के समय पंजाब के भीतर है और निरंतर जिस प्रकार से पंजाब में भगवंत मान सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से खालिस्तानी बढ़े वो सबने देखा। और जिस प्रकार से अमृतपाल सिंह एक खालिस्तान की बात करने वाला व्यक्ति, देश को तोड़ने की बात करने वाला व्यक्ति, और सरबजीत सिंह खालसा ये खालिस्तान की बात करने वाले लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, पूरे पंजाब में घूमते रहे, पंजाब को एक प्रकार से अलग करने की और खालिस्तान बनाने की बात करते रहे, हिंदुस्तान के टुकड़ों की बात करते रहे। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी, अरेस्ट तब हुआ जब यूनियन होम मिनिस्ट्री की उसमें एक प्रकार से दखल हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री का दखल हुआ। आप अलग विषय में चले गए, मैं नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग विषय पर रहे हैं। 2 मिनट सभी का, सभी को मैं 2 मिनट दूंगा, सभी को। रोहित भैया, जवाब मैं ले लूंगा, आपको जो सवाल करना होगा मैं मलिक साहब से ले लूंगा। सबके 2-2 मिनट रहेंगे और मैं चाहूंगा कि 2 मिनट पूरे गिनती के। सबसे पहले खुराना साहब के पास आते हैं। खुराना साहब, देश के अंदर जब ये बातचीत हो रही है तो क्या फिर लगे हाथ अभी ये नहीं कर देना चाहिए, इस देश में एक कानून नहीं बना देना चाहिए कि भाई अब जो है वो राष्ट्रगान भी अनिवार्य हो जाएगा सभी सरकारी ऑफिसों के लिए, जैसे आरएसएस को मध्य प्रदेश में किया गया था। कहा गया था कि भाई शाखाओं में जा रहे हैं, फिर प्रतिबंधित कर दिया। कांग्रेस आती है तो प्रतिबंध लगा देती है, भाजपा आती है तो खोल देती है, ठीक है, वो एक अलग विषय है। लेकिन राष्ट्रगान को क्या हर रोज, अब दीपक जलाने से पहले, भगवान के आगे दिया जलाने से पहले क्या पाकिस्तानी फ्लैग नहीं जलना चाहिए? मैं ये कह रहा हूं, अगर विचारधारा है हमारी। दूसरा, जब दिन में 5 बार समय मिल सकता है तो 52 सेकंड का 24 घंटे में समय नहीं मिल सकता क्या देशवासियों को? जी, इस पर क्या कहेंगे? 2 मिनट जी। देखिए, पहली बात तो ये 52 सेकंड नहीं, राष्ट्रीय गान की 38 सेकंड का है, एक। दूसरा, ये राष्ट्रीय गान किसी से बुलवा भी लोगे तो 1 मिनट के लिए, क्या वो देशभक्त हो जाएगा? देखिए, मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम आई जब यहाँ पे रवीश कुमार बोलता है कि दिल्ली दंगे में ये, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट मीडिया है, कि वो पांडे था जिसने पुलिस वाले पे बंदूक रखी जो शाहरुख खान निकला, ठीक है। बरखा दत्त बोलती है टेररिस्ट के लिए कि ये प्रिंसिपल का मासूम बेटा, लाइक दिस। और आप ये देखिए कि कसाब को छुड़ाने के लिए, अब मैं जुडिशरी भी आ रहा हूँ, कौन कौन से 3-4 वकील हैं गिनती के। बेसिकली इनको देश प्रेम नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कभी आज तक आपने इन जो 5-6 वकील हैं टॉप के, इनसे सुना है कि ये मेरे देश के अगेंस्ट है, मैं आपका मुकदमा नहीं लड़ूंगा? कभी आपने सुना? नहीं सुना। मैं बताता हूँ, ये अंग्रेजों के बनाए हुआ आईपीसी था जिसमें राजद्रोह था। राजद्रोह का मतलब होता है कि आपने अपने राज्य के खिलाफ कोई भी द्रोह करेंगे। बीएनएस में आया देशद्रोह, कंट्री के अगेंस्ट। कानून अब बना है, उससे पहले लचर कानून था। 70-75 साल तो ऐसे ही निकल गए। इसीलिए तो ये बर्क बचता रहा, इसीलिए तो नेक्सलाइट जो साईं बाबा था, एक वो लेडी थी भाटिया, ये अमृतपाल, ये जितने लोग हैं ये इसीलिए तो बचते रहे। क्योंकि आप वो शाइल जो कह रहा था चिकन नेक काट दो, इंडिया को काटने की बात कर रहा है और वो जिंदा है अभी तक।
कमाल है, केस चल रहा है, कमाल है। वो शाहिदा रशीद तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे जुडिशरी हो, चाहे चाहे पत्रकारिता हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, जिसमें मैंने नाम लिया है ओवैसी का, बर्ग का और जी, देखिए, मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो एक पैरामीटर रखिए जो रोहित जी ने एग्जांपल दिया, जापान और इजराइल। आपको देश के खिलाफ कोई हो, उसके लिए मेरे शब्दों को गौर करिए, उसके लिए मिनिमम फांसी होनी चाहिए। आप हंसना नहीं कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम फांसी होनी चाहिए। उससे नीचे क्यों ठीक है। है 10 साल 20 साल आप क्यों पाल ठीक रहे है, हैं? मैं रोहित दूसरा, साहब से रोहित जी से मैं जान लेता हूँ। देखिए, आपको अगर चलो, राष्ट्रगान आपने सुना दिया, तो आपकी राष्ट्रभक्ति तय नहीं होगी। जबकि वो तो कह रहे हैं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोल लेंगे। मतलब वो तो बोलना ही नहीं चाहते। अगर उन्होंने जिस दिन बोल दिया है तो राष्ट्रभक्ति तय हो जाएगी। मान लेंगे भाई, हम तो मान लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ ठीक है। वंदे मातरम जिस दिन सुना दिया हम तो मान लेंगे। दूसरा, अगर अगर इसी आधार को देखें, तो फिर कलमा भी याद करने में क्या जाता है? अगर जान बच रही है तो याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है? भाई उससे कौन-सा आप मुसलमान बन जाएँगे? फिर तो ये भी देश में पूरे हो जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर केवल सीखने से और चीज़ें करने से अगर कुछ होता ही नहीं है, तो फिर इसमें बढ़ावा क्या जाता है? जैसे मराठी सीखने ठीक है। से फिर मराठी की जगह ठीक हिंदी है, आ तो जाए, मैं हिंदी की जगह मैं मराठी आ सबसे जाए, हम पहले कन्नड़ जो सीख है, लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ मुझे तो कम मैं रोहित से जी, कम ये रोहित जी, चीज़ें जी, जी, मैं आप तक 2 आता हूँ। सेकंड दीजिएगा। खुराना साहब आप तक आते हैं पलट के। जी, प्लीज़। रोहित साहब। नहीं, जी, आपके मैं सवाल में ही चूँकि ऐड कर रहा सत्ता हूँ, जी, आपका सवाल ही करेक्ट कर रहा हूँ। बात कलमा पढ़ने की, वो धार्मिक है। आप हुँ। राष्ट्रीय गान पढ़ने की कर रहे हो, हनुमान चालीसा थोड़ी बोलने के बोल रहे हो। हाँ, देखिए, बिल्कुल। वो धर्म की बात कर रहे हैं, आप राष्ट्र की बात कर रहे हो, मैं मैं आपके राष्ट्र की बात सवाल कर पे रहा वो कर रहा हूँ। हूँ। जी, जी, सब बोलिए। सबको मैं जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे सबसे पहले मैं अविरल जी को जवाब दूंगा, क्योंकि वो सत्ता पक्ष से हैं, उनके पास पावर है और वही कुछ कर सकते हैं सुधार के लिए। आपने देखा अविरल जी ने सारे प्रॉब्लम्स गिना दिए कि भैया अखिलेश उसके खिलाफ बोल रहा है, समाजवादी पार्टी बोल रहा है, कौन सा जम्मू कश्मीर का पार्टी बोल रहा है। तो क्या ये लोग रसिया में बोल सकते हैं क्या इस तरीके से? क्या ये लोग इजराइल में बोल सकते हैं? क्या ये लोग चाइना में बोल सकते हैं? क्या चाइना में इनके साथ क्या होता? तो क्या भारत ने उनके इन लोगों के साथ ऐसा कुछ किया? अगर नहीं किया तो उनका मन बढ़ेगा कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, हमने जितने भी इनसे टारगेटेड क्वेश्चन पूछे हैं कि भैया आपको दिख रहा है कि घर के सामने हॉल बनाया हुआ है, मेन हॉल बनाया हुआ है ताकि टेररिस्ट छुप सके, आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया? तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि रोहित जी पे जवाब नहीं देंगे, क्योंकि ये दे भी नहीं सकते हैं, इनकी औकात भी नहीं है। अब मैं आता हूँ मुद्दे आपकी पे। औकात नहीं है, 4 सवाल मुद्दा आपसे ये पूछूंगा, है, आपकी औकात उनको नहीं है, म्यूट अपनी कीजिए, उनको औकात म्यूट सुधारो कीजिए, पहले। उनको म्यूट कीजिए। जब अपने टाइम पे बोलेंगे, अपने टाइम पे बोलेंगे, अभी म्यूट कीजिए। अब मैं आता हूँ मुद्दे पे। इस देश में जहां हम ये मान के चलते हैं कि संविधान जो है सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा, हम संविधान से चलते हैं। आप मुझे 10 मुसलमान से सर्वे करा दीजिए जिसमें से एक मुसलमान भी बोल दे कि वो संविधान को कुरान के ऊपर मानता हो। सही जब आपने ये सही कल्चर ही नहीं बनाया हमारे देश में कि हम जिस संविधान से ये देश को चला रहे हैं, जिस संविधान से अविरल जी को ये पावर मिला हुआ है कि यहाँ पे बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहे हैं दूसरे के ऊपर, उस संविधान को ही अगर कोई नहीं मान रहा है तो आप क्या सोच रहे हैं कि देशभक्ति बढ़ जाएगा? देशभक्ति तो वही बढ़ाएगा ना, देशभक्ति का फायदा तो वही होगा ना जब आप ठीक संविधान है। को मानेंगे। मैं सिंह साहब के देशभक्त हूँ, पास जाके चलते हैं चार और लोगों फिर को हम मार दूं। तीनों लोगों के जो है जवाब ले लेते हैं। लास्ट में हम क्लोजिंग कमेंट की तरफ भी बढ़ेंगे। सुरजीत सिंह साहब, क्या आप देश के जी अंदर एक चीज़ नहीं हो जानी चाहिए कि भई आप चाहे अपनी पूजा पद्धति करिए, लेकिन सुबह-सुबह उठ कर के आपको जो है राष्ट्रवाद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हर हाल में निकालना ही पड़ेगा। तिरंगा आपको लहराना पड़ेगा, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, विद्यालय हो, कोई भी जगह हो, सरकारी संस्थान हो। सुबह आपको आना है और सुबह आपको जो है तिरंगा लहराना है, ये कर दिया जाए। हम सुबह हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ठीक है, वो घर का विषय है, आप पढ़िए ना। लेकिन राष्ट्रवाद पर अब शुरू नहीं हो जाना चाहिए क्या? वंदे मातरम तो लोग बोलते ही नहीं हैं, ये सच्चाई है। नहीं पढ़ेंगे, नहीं करेंगे, वंदे मातरम लागू ही होगा। इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना ही अरे पड़ेगा। जैसे पढ़ना कि ही जो आपके पड़ेगा अगर ये पीछे चीज़ हो लिखा हुआ जाए। है जी, भारत का सिंह साहब। संविधान, हुँ, लोगों ने ये बोल दिया कि हम भारत के संविधान के ऊपर अपने धर्म का कुरान रखते हैं, अपने धर्म का किताब रखते हैं, तो उस देश से में आप क्या उम्मीद करते हैं? ये तो सरकार ही कर सकती है ना, सरकार ही लॉ नहीं, ला सकती सरकारें है तो ना। कुछ नहीं कर आप सकती हैं, सरकारें कर लेती तो संगठन कुछ नहीं करते। संगठन इस देश में किस लिए बने हैं? संगठनों ने जो किया है, इस देश में सिर्फ़ संगठनों ने किया है। सरकारें तो कभी बदलती नहीं, सरकारें कुछ चाहती भी नहीं है। आप कुछ मत करिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कुछ मत बोलिए। सरकारें कल को सीधा-सीधा कह देंगी कि भाई आप हिंदू धर्म से ही वो छोड़ दीजिए, आप इस्लाम स्वीकार कर लीजिए। सरकारें क्या करेंगी? सरकारें कुछ नहीं करती हैं। जब संगठन उतरते हैं सड़कों पर और जब वो करते हैं,
तो फिर सरकारें झुकती हैं और सरकारों को झुकाना आना चाहिए। ये लोगों को करना पड़ेगा। अगर सरकार को झुकाना नहीं आता है तो सरकार कुछ नहीं करेगी आपके लिए। भले ही आपका वोट लेकर के वो सत्ता में गए हैं। लेकिन आपको अगर झुकाना आता है सरकारों को, भले ही आपकी ही सरकार है, लेकिन झुकाना आना चाहिए, झुकाना पड़ेगा। जी, सुरजीत सिंह साहब। जी, देखिए क्या है, वंदे मातरम जो है, अगर प्रत्येक नागरिक जो है देश का, अगर उसको डेली रूटीन में ले लेगा, तो जो कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, तो अगर वो 10 दिन करता रहेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी जो आस्था है देश के प्रति जो है, नहीं, लट लेकर आएगी के नहीं आएगी जो है। बजाना चाहिए, ये तो मराठियों से सीख लेना चाहिए कम से कम, जो जी। महाराष्ट्र में हो रहा है, और ये लठ लेकर के वो करवाना शुरू कर दें, क्या दिक्कत है? नहीं, नहीं, होनी भी चाहिए, वो करना भी चाहिए जो है, क्योंकि क्या है ना, अगर जब अब आ रहा है देश की बात, राष्ट्र पहले है, उसके बाद धर्म है। तो अब जब अगर हमें लगता है कि हमें जो है करना है कि लोग लोग वंदे मातरम की वजह से लोग जुड़ेंगे। अब जहाँ बात आती है मुस्लिम कम्युनिटी की कि मुस्लिम लोग नहीं करेंगे, तो जब सरकार अनिवार्य करेगी, तो क्यों नहीं करेंगे? मैं जब पढ़ता था, मेरे साथ में भी बहुत बच्चे मुस्लिम नहीं, मैं पढ़ते बीच में थे, थोड़ा-सा तो करेक्शन कर दूँ, मुस्लिम राष्ट्रीय जी, मंच है आरएसएस का, और उससे जुड़े जी, हुए जो मुस्लिम हैं, वो वंदे मातरम बाकायदा जो है पढ़ते भी हैं और करते भी हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं। तो मैंने पहले ही जी, कहा था कि जो 2, 4, 5% हैं, वो अब धीरे-धीरे जाग रहे हैं और जी। हो रहे हैं। प्लीज़ आप कंप्लीट करें, मैं खुराना साहब से भी जी, जो है मैं बात वही बोल रहा हूँ कि अनिवार्य कर देंगे तो उससे क्या होगा कि वो एकदम क्लियर हो जाएगा जो कि जो है लोगों के देश के प्रति लोगों की आस्था क्या है। रही बात, क्या ठीक होता है। है कि हम राजनीतिकरण जो कर रहे हैं ना, जो हम बाँट देते हैं, नहीं वो मुस्लिम है, वो जय श्री राम नहीं बोलेगा। आप हमारे आस-पास ही बहुत सारे मुस्लिम हैं, हम कभी हमारे यहाँ पूजा होती है, आते हैं वो, बैठते हैं वहाँ पे, तो हम कैसे उनको बोल दें कि नहीं वो हमारे धर्म के खिलाफ है। नहीं बोल जी, सकते ना। ठीक तो कहीं न है। कहीं हमारी भी कमियाँ, हमें उनको कनेक्ट करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, हर हर धर्म में कुछ लोग गड़बड़ होते हैं, पर हमारी कोशिश करनी चाहिए उनको अपने देश के प्रति उनको आस्था की तरफ ले जाना ओके, चाहिए। ओके। खुराना साहब, इस देश के अंदर जब बातचीत तो होती है अन्य विषयों पर, तो अभी इस विषय पर हम बातचीत की अगर कोशिश करें, पहल करें, 50% अपनी तरफ से करें, फिर हम सरकार से भी उम्मीद कर लें। मतलब कुछ तो कम अपनी तरफ से करें, बाकी के धर्मों को अगर हम देखें, तो वो 50% अपनी तरफ से करते हैं, फिर प्रेशर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना मसाला हो चुका होता है कि फिर सरकार पर प्रेशर करेंगे और फिर काम जो है हो जाएगा। सरकार चाहती है हम पर प्रेशर करो भाई, हमसे काम करवाओ, लेकिन हमारे पास तो हमारी खुद की जब एकता नहीं है, तो हम कैसे प्रेशर कर सकते हैं? जी। ये एकता वेकता की बात नहीं है, ये आप गलत जा रहे हो। बात क्या है, यूपी में मदरसों में तिरंगे क्यों फहराए जा रहे हैं? यूपी के अंदर राष्ट्रीय गान क्यों क्यों बोला जा रहा है? आप बात को समझो, आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। प्रॉब्लम ये है, एक स्टेट इंप्लीमेंट कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे। बीजेपी के बाकी स्टेट भी नहीं कर रहे, मदरसों में नहीं हो रहा है ये काम। एनी हाउ, आपने मराठी का बोला, सिर्फ 2-3 सेकंड लूंगा। मराठी का कोई लेने देने, जब पहलगाम में मारा गया, क्या मराठियों को छोड़ देना था? हुँ, ये क्या वो बात हुई, ये मराठी है, ये नॉन मराठी है, क्या लड़ रहे हैं? इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। उन्होंने धर्म देख के मारा है, हिंदू देख के मारा है। एक आपने जो टाइटल रखा है, वो लास्ट वर्ड बोल रहा हूं, उसमें लास्ट कमेंट है मेरे। आपने जो टाइटल रखा है उसके हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करने हैं ना। मैं बताता हूँ आइडेंटिफाई। जी। इंडिया में बाढ़ आती है, सूखा होता है, या इंडिया में कुछ होता है, आप उसके लिए स्टेज शो नहीं करते। पाकिस्तान में बाढ़ आती है, आप स्टेज शो करते हैं और उसको फंड करते हैं 80 करोड़ रुपया। ये आइडेंटिफिकेशन है। ये हैं सामने लोग देशद्रोही खड़े हैं, आप पहचान नहीं दे रहे। मोदी को वीजा नहीं देना एक सीएम को, वही 40-50 लोग एनएसी में, जिन्होंने सांप्रदायिकता वाला कानून बनाया, नहीं, एक वही सवाल आपसे है सीए। साथ नहीं, में, एक एक मिनट, सवाल है एक मिनट, साथ में। एक मिनट, एक जी, मिनट, मैं भूल जाऊंगा। वही लोग जो एनएससी वाले थे, वही लोग सीए के अगेंस्ट है, वही कृषि कानूनों के अगेंस्ट, वही ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, वही वक्फ बोर्ड के मैं ये कह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 100-150 लोग हैं आपके सामने खड़े हैं, हर रूप में आते हैं बताने के लिए। आप ही नहीं सुनना आपने आंखें कान मुंह बंद रखा हुआ है। ठीक है, एक आपको एक बार बार सवाल है बता रहे आपसे, हैं एक ये सवाल है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर के सनातन सेना ने जो है माँग की है। उन्होंने 3 माँगें अपनी की हैं, मैं माँग बता देता हूँ। पहली, कि भारत के संसद में जो एक बिल 12 जुलाई 2019 को प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने जो है विधेयक वो पेश किया था। हालाँकि निजी विधेयक था, सरकार का विधेयक नहीं था, ना तो विपक्ष का था। तो वो जो है 2-4 वोट मिले होंगे, या वो निरस्त हो गया या वो चला गया, कूड़ेदान में एक तरह से। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने के लिए वो पेश किया गया था। क्या अब उसी विधेयक को
भारत की संसद के पटल पर रखा जाए, फिर दोबारा से पेश किया जाए और उसमें 2 ही चीज़ें केवल डाली जाएँ कि हाँ, आज तक 1988 से 80 से 47 से लेके आज तक पाकिस्तान के आतंकवाद की वजह से हमारे इतने सिविलियन मरे और इतने सुरक्षा बल मरे। 2 चीज़ें साफ। इसके कारण हम आज के बाद से पाकिस्तान को आधिकारिक रूप से आतंकवादी देश घोषित करते हैं। विपक्ष ने भी इसकी मांग की है। क्या आप सहमति देते हैं? ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो बातचीत करना भी नहीं आतंकवाद होगा। होगा। आपके सवाल में ही जवाब है। जब राकेश सिन्हा जी ने व्यक्तिगत बिल लाए और पाकिस्तान को डिक्लेयर करने की बात कही, तो 500 कुछ लोग, सिर्फ अगर 5-7 वोट मिले, 500 कुछ लोगों से ये रही लिस्ट जो देश के खिलाफ हैं, जो देश की फेवर में नहीं है। भाजपा के लोग भी थे उसमें, भाजपा के हाँ लोग भी थे बिल्कुल जिन्होंने वोट नहीं बिल्कुल किया। बिल्कुल, आपके लेकिन आप सवाल में ही चाहते हैं, जवाब आप है। चाहते हैं ऐसे मौके पर आप चाहते हैं, मेरा सवाल अभी का है कि अभी आप चाहते हैं कि ऐसे मौकों पर अब किया जाए तो इससे एक तीर 2 निशाने होंगे। एक तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा अगर हो गया, और अगर नहीं हो गया तो फिर जो पाकिस्तानी और आतंकवादी चेहरे हैं वो सामने खुल के आ जाएंगे कि समर्थक कौन है और किस पार्टी के कितने हैं। आप एक पंडित जी, आप जर्नलिस्ट हो, एक पाकिस्तान के पीछे क्यों पड़े हो? जो देश के अंदर हजारों पाकिस्तान बने हुए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आतंकवादी बिल अगर ये आ गया तो पाकिस्तान के साथ में दूसरा इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया बंद होना चाहिए पाकिस्तान का, सोशल मीडिया के तार काट देने चाहिए। मतलब पूरी तरह से जो हमारे यहाँ के मुस्लिम बच्चे भी बरगलाए जाते हैं वो इसी कारण कि वहां से लोग जो है ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट के जरिए जो है वो निकालते हैं, बातचीत होती है, तो वो जो है बरगलाए जाते हैं। तो पूरे के पूरे पर कट जाएंगे बाकायदा, जो है कम से कम 50% तो असर पड़ेगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आपने वीपीएन सुना है? वीपीएन क्या? एक मिनट वीपीएन हर बच्चा तो नहीं जानता ना, झारखंड में बैठा हुआ नहीं, सबको पता है। चाइना के साथ व्हाट्सएप नहीं चलता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, चाइना के साथ चाइना व्हाट्सएप नहीं चलाता। तो जो इंडिया से बात करते हैं वो किसके थ्रू बात करते हैं? वीपीएन मतलब कि अमेरिका के आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। आप समझो, आपके रोकने से सोशल मीडिया कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ इंडिया में देशद्रोह के अगेंस्ट कानून लाओ। जान लेते हैं कि क्या कुछ फर्क पड़ेगा। बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मेरे ख्याल से मेरा आपने साउंड, मैं अगर ये बात कहूँ जी रोहित साहब जी, मैं बस 10 सेकंड आपका लूंगा। मैं पॉलिटिकल जाना चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिस तरीके का अटैक पहलगाम में हुआ, या इसके पहले भी पुलवामा में हुआ, या चाहे मुंबई में अटैक हुआ, ये किसी भी इस तरह के अटैक को तब तक पॉसिबली अंजाम नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसको इंटरनल सपोर्ट ना हो, यानी कि भारत में बैठे हुए लोगों का सपोर्ट ना हो। अदरवाइज जैसे कि इजराइल में वो अटैक माना गया, वो टेररिस्ट अटैक नहीं माना गया, वो देश के ऊपर अटैक माना गया, क्योंकि वहां के किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने फेंसिंग काट के उस देश पे अटैक किया था। बट हमारे देश में तो खुलेआम बैठे हुए हैं ऐसे लोग, और इनको ऑलरेडी भारत सरकार का आईबी डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी इनको आइडेंटिफाई करके बताया हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि मधुमक्खी के छत्ता में हाथ कौन डालेगा? एक आपने पढ़ा होगा कि बिल्ली के गले में झुनझुना कौन बांधेगा? वो झुनझुना बीजेपी भी नहीं बांधना चाहती है और कांग्रेस ने कभी बांधा नहीं। तो अब क्या है कि देश के लोग मरते हैं, फिर 4 लोग आइडेंटिफाई होते हैं, बस यही होता है। मलिक साहब काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनको भी जान लेता हूं कि आप सभी के और कश्मीर में खून की बूंद नहीं बही, ये याद होना चाहिए। केवल बीजेपी को टारगेट करने के लिए 370-35 से कौन हटाने गया था? आप गए क्या था? नहीं सुन लीजिए ना रोहित जी, आप गए थे क्या कश्मीर के भीतर 370-35 से हटाने के लिए? कश्मीर में शांति की पहल करने के लिए आप गए थे, और एक बूंद खून कश्मीर घाटी में। एक दो थोड़ा सा केशव जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा कम कर दीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक को कम कर दीजिए। लेकिन आपका एक ही उद्देश्य है, बीजेपी को टारगेट करना। आपका उद्देश्य नहीं है जिहादियों को टारगेट करना, आपका उद्देश्य नहीं है आतंकियों को टारगेट करना, आपका उद्देश्य नहीं है। केशव जी, मैंने कोई बीजेपी को टारगेट नहीं किया, मैंने अपने देश के भले के लिए बोला है। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जवाब दे रहे हैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के, लेकिन वही है ना, बीजेपी को टारगेट करो, बीजेपी को टारगेट करो। कहाँ है कांग्रेस का प्रवक्ता? आप उसको टारगेट करो ना, और कांग्रेस पार्टी को आप टारगेट। 10 सेकंड के लिए ऑडियो बंद कीजिए अविरल जी का, 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए।
देखिए अविनाश जी, मैं आपको बार बात बार यही बोल रहा हूँ है। कि मैं बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरा मलिक साहब, बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। तो पूछो 7 साल किसकी सरकार रही? नहीं, 7 मलिक साल साहब, कौन केशव जी, करता रहा? केशव जी बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए अनइंटरप्टेड। नहीं, आप में एक मिनट हिम्मत रोहित, नहीं है, मैं जवाब आप में क्षमता नहीं, क्षमता चाहिए सवाल पूछने के लिए। पहले ठीक क्षमता है, पैदा सवाल तो करिए, पूछ ही रहा हूँ, गांधी परिवार से सवाल पूछने के। सवाल तो पूछ ही रहा हूँ, देश के लोग बाकी देख भी केशव जी लेंगे। मुझे बस 10 सेकंड मैंने दीजिए, सवाल जो केशव जी। पूछा वो आपने बताया जी मैं कि आपको भी नहीं कह रहा हूँ, आतंकवादी। केशव जी आपको मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रोहित जी को कह रहा हूँ, आपको मैं नहीं कह मलिक रहा हूँ, साहब, मैं रोहित जी मलिक को कह साहब, रहा मलिक साहब, सवाल ये है कि आपसे इतना समय हो गया और मेरा एक ही सवाल था, 1 घंटा पूरा होने जा रहा है। एक ही सवाल था और जिस पर हम अटके पड़े हैं। हूँ। सवाल बिल्कुल, ये है कि पाकिस्तान की नसें आप काटने पर लगे हैं। उन्होंने कहा हमारी लाइफ़लाइन है, इसे आप काट रहे हैं। तो बहुत सारी उनकी लाइफ़लाइन छोटी-छोटी जो नसें हैं, उन्हें भी आप काट दीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या देश के अंदर लोग कैसे आम आदमी कैसे चिह्नित करे, कैसे पता लगाए, किस तरह से करे, उस पर आपने कोई बता देता केशव हूँ। जी मुझे एक बस चीज़ 10 आप सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है। मलिक साहब को वह सुनो क्योंकि आज क्लोजिंग कमेंट है, 10 सेकंड ये इसके बाद चलता आपकी भी रहेगा बैठ आता के। है। हाँ, ठीक है मलिक अब साहब, सुन लीजिए, कंटिन्यू। केशव जी ने सवाल किया, आप सुन लीजिए, बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। देखिए जहां तक विषय है, आप किस प्रकार से चिन्हित करें, ये बिल्कुल स्पष्ट है, चिन्हित कर रहा जो देश के खिलाफ बयान देते हैं, जो वोट बैंक की राजनीति चमकाने का काम करते हैं। और पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया गया। पश्चिम बंगाल में सरकार किसकी है? तृणमूल कांग्रेस की है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। राज्य के द्वारा संरक्षित करके वहां जिहादियों को पनपाने का काम किया जा रहा है। राज्य की पुलिस, राज्य का प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। राज्य की सरकार पूर्ण रूप से टारगेट किलिंग करवाने का काम केंद्र कर में रही है। बैठा हुआ है। तो आप जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, मैं उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाऊँगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि मेरा सीधा-सा मानना है केशव जी कि मुझे हम बस जिस चीज़ 10 को कर सेकंड दे रहे हैं, दीजिए, मेरी बात हमेशा पूरी नहीं हो पा रही, मुझे सेकंड दे दीजिए। मैं ये पूरा अविरल जी समय के ही आपके पास पॉइंट पे मिल गया। बोलना चाहता हूँ। अविरल जी मुझे ये बताइए, आपने कहा कि 370 बीजेपी ने हटाया, मान लिया हमने। आपने कहा कि ट्रिपल तलाक बीजेपी ने हटाया, मान लिया आपने। कहा कि जो भी आपने कहा मैंने मान लिया, लेकिन आपके पास बहुमत है पार्लियामेंट में, आपके पास बहुमत है दोनों सदन में, आपने वहां पे बहुमत का इस्तेमाल करके आपने बिल पास करा दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने छोड़ दिया भारत के नागरिक को मरने के लिए। आप बार बार बंगाल की बात करते हैं, जहां जहां की बात कर रहे हैं, आपने वहां की सिक्योरिटी बढ़ाई। आपको पता था कि जब भी इस तरह का कोई अध्यादेश आएगा, जहां पे भी मुस्लिम बहुल लोग होंगे, जहां पे भी एंटी बीजेपी की सरकार होगी, वहां पे हिंदुओं को मारा जाएगा। आपने पहले से क्या इंतजाम किया? आपने मरने दिया लोगों को, और यहाँ पे बैठ के आप कहानी सुना रहे हैं। आप कहानी सुना रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया वो किया। आपने किया क्योंकि आपके पास बहुमत था, और बहुमत भारत की जनता ने दिया है, आपके चाचा ने नहीं दिया है वोट देके। और अगर आपके पास बहुमत है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ आप कागज के काम में करेंगे, और पब्लिक जो मर रहा है उसको बचाने के लिए आपने क्या किया? ये चीखने से कुछ नहीं होता, किचन में बैठ के चीख रहे हो, कुछ नहीं होता इससे। मुद्दे की बात क्या करो। देखिए, शुरुआत जो थी, अब मैं क्लोजिंग के साथ में मैं ये चीज़ जो है कह रहा हूँ देशवासियों से कि जिस चीज़ को लेकर के हमने डिबेट किया था, मैं साफ कर रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आप कैसे पहचानें। ये मेरा अपना निजी विचार नहीं है, इस पर हमने शोध किया है, रिसर्च किया है और इसी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अपने आस-पास जब भी ऐसी घटना हो रही है, तो कम से कम आप जो है आंदोलन आप कर रहे हैं। ऐसे में आप चिन्हित करिए कि आपके आस-पास के लोग कितने आ रहे हैं। कितने हिंदू आ रहे हैं आपके साथ में और कितने मुसलमान आ रहे हैं, ये भी आप चिन्हित करिए। दूसरा ये भी चिन्हित करिए कि वो उस समय नारे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, ये भी चिन्हित करिए। वो अपनी फेसबुक आईडी पर क्या डाल रहे हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए क्योंकि आपके आस-पास के लोग हैं। आपको पश्चिम बंगाल से मतलब नहीं है, पश्चिम बंगाल वाले भी जाने। वहाँ सरकार देख लेगी, लेकिन आप अपने आस-पास को ज़्यादा आपको देखना है, तो आप इस चीज़ को भी देखें कि उनकी फेसबुक आईडी पर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। क्या वो यहाँ पर तो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर के वो समर्थन कर रहे हैं किसी चीज़ का? उनके कमेंटों पर भी आप ध्यान रखें और ऐसे चेहरों को उजागर करने का भी प्रयास करें। आप नहीं कर सकते, दूसरे को भेजें, लेकिन कम से कम आप करें ज़रूर। ध्यान ज़रूर रखें कि आस-पास का व्यक्ति किस नाम से आईडी बना कर के चल रहा है, किस नाम से आईडी बना कर के क्या फेक आईडी से चल रहा है? क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया सब चलाते हैं, लेकिन आपके साथ में वो क्या कर रहा है कि 2 सिमें हैं, तो उसने 2 फेसबुक आईडी बना रखी हैं। एक बना रखी किसी और के नाम से, हिंदू के नाम से या किसी और नाम से, फ़ोटो किसी और की लगा रखी है। भाई, एक आईडी जिसमें वो कुछ नहीं डालता है, साफ रहता है, दूसरी आईडी से वो ऐसे ही कमेंट करता है और आपके साथ ही बैठ कर के करता है, आपके ही पोस्ट पर करता है और आप जान नहीं पाते हो कि हमारे पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति कर रहा है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो कांग्रेस की विचारधारा का भी हो सकता है, वो पाकिस्तानी विचारधारा का भी हो सकता है।
पहचान करनी पड़ेगी, चिन्हित करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। केवल ये ज़िम्मेदारी कुछ संगठनों की नहीं है, केवल ये ज़िम्मेदारी सरकार की नहीं है। सरकार क्या है? सरकार भी तो लोगों का एक समूह ही है। सरकार क्या है? सरकारी सिस्टम क्या है? वो भी तो एक लोग ही वहाँ काम करते हैं। हमारे आपके बेटे काम करते हैं, हमारे आपके पिता काम करते हैं, हमारे आपके भाई काम करते हैं, हमारे आपके घरों से ही लोग काम करते हैं। तो सरकार कुछ नहीं होता है, सिस्टम कुछ नहीं होता, सब हमारे घरों से ही लोग निकले हुए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी तो अपना काम करना है। अगर वो आधा घंटा, 1 घंटे अगर समय निकाल रहे हैं, तो हमें भी तो 1-2 घंटे समय निकालना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए। ये सोचने पर विवश कर देता है वाक़ई कि जब धर्म को लेकर के पहचान करने की बात आती है, तो ये स्वीकार ही नहीं किया जाता है इस समाज में और ये देखा ही नहीं जाता है कि भई किस समाज के लोग कर रहे हैं। ये तो स्वीकार करना चाहिए, इसको बताना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर कहीं गलत तर्जुमा अगर बताया जा रहा है किसी हदीस का, किसी कुरान का, तो आकर के मौलानाओं ने बाकायदा आधिकारिक रूप से स्टेटमेंट देनी चाहिए। सरकार ने एक कुरान जो प्रकाशित हो रही है उसका तर्जुमा एक ही है, एक जैसा ही है और वो जो है मस्जिदों में पढ़ाया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है वो ठीक वैसा ही है जैसा कि है। कहीं किताबें अलग-अलग तरह तो नहीं छप रही हैं। जैसे गीता के भी कई चीज़ें पकड़ी गई, गीता की कई पुस्तकें पकड़ी गई जहाँ उनका अर्थ का अनर्थ भरा पड़ा था। चिन्हित तो करना पड़ेगा सरकार ने। सरकार के जो प्रकाशन विभाग हैं, उन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिखा जा रहा है। कहीं कुछ अगर आपको लग रहा है गलत है, तो सरकार ने उसको हटाना चाहिए। चाइना की तरह फैसले लेने ही चाहिए। अगर कहीं कुछ ऐसा लिखा है, जिसमें किसी हिंदुस्तानी की हत्या के बारे में लिखा हो कि इनका मर्डर करिए, इनको मारिए और ऐसा कुछ लिखा है, तो ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए। ऐसी शैतानी किताबों की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे शैतानी पन्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। इनको हटाने के लिए पहल शुरुआत करनी ही पड़ेगी। संगठनों को आना पड़ेगा। बहुत सारे एक्स मुस्लिम भी आ रहे हैं। वसीम रिज़वी ने तो साफ-साफ कहा है कि ये 47 जो है आयतें कोट की हैं कि भई इनका तर्जुमा जो है, जो अगर ये कह रहा है, तो ये बड़ा खतरनाक है, बहुत ही विभत्स है और वाक़ई लेकिन कोर्ट ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसी को लेकर के जब कलमा पढ़ के मार दिया जाता है और ये कह दिया जाता है, तो आप सोचिए कोर्ट उस पर भी नहीं बोलता है मैंने मौन रखा है, ऐतिहासिक काम किया है। मैं तो कहता हूँ गिनीज़ बुक मिलना चाहिए ऐसे ऐतिहासिक काम करने वालों को भी। गिनीज़ बुक में नाम क्यों नहीं दर्ज हुआ? किसी न किसी संगठन को तो भेजना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हैं, गिनीज़ बुक में ज़रूर भेजेंगे कि भैया हमारे यहाँ की अदालतों को भी आप अपने गिनीज़ बुक में स्थान दीजिए कि इन्होंने पहली बार एक बहुत बड़ा काम किया है, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता है। मतलब जो बोलना चाहिए था वो बोला नहीं, आप मौन हो गए। क्लोजिंग कमेंट सभी से चाहूँगा 30-30 सेकंड की। खुराना साहब आपसे ही शुरू करता हूँ और फिर जो है हम देखिए, आप कह रहे हो कि इन पे ध्यान रखो, मैंने रख लिया। मैंने उस पे नज़र रख ली। मैं उसके खिलाफ बेलेबल ऑफेंस है 2 आईडी रखना। क्या है? कुछ नहीं होना। बात ये है कि हमारे देश में देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूँ। इन्होंने बोला विरल जी ने कि एक कतरा खून नहीं बहा, बिल्कुल नहीं बहा। इसके लिए एप्रिसिएशन है, आपको बधाई है। लेकिन 1600 लोगों को आपने अभी पकड़ा है ना, वो दूध पिला रहे थे ना, खून तो नहीं बहा, दूध तो बहा है। दूध तो बहा रहे थे ना, आतंकवादियों के लिए दूध पिला रहे थे ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे यहाँ कानून नहीं है देशद्रोह के लिए मिनिमम फांसी। मैं आपको एक एग्जांपल देके छोड़ रहा हूँ लास्ट में। एक झूठ देश के खिलाफ साजिश पकड़ी गई 26/11 अंधाधुंध फायरिंग हुई, 167 लोग मरे, सब ठीक। आपने 3 लोगों ने उस पर किताब लिखी, अजीत बर्नी, दिग्विजय सिंह वाज देयर, महेश भट्ट। आपने क्या किया? तब से आज तक आपने उनको झूठ फैलाने में, देश के खिलाफ साजिश में और एक फैब्रिकेटेड किताब छापने में, उसकी विमोचन करने में आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन जर्नलिस्टों को आप जेल में डालते एक ना। चीज़ और मैं ऐड कर रहा हूँ। खुराना साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जो देशद्रोह पास किया था, जो भाजपा सरकार ने, वो उन्होंने रोक के रखा है। सवाल ये उठता है कि उन्होंने कहा कि इसको आप सही करिए, तो देशद्रोह की धाराएँ लगनी कब से शुरू होंगी? मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को एग्जैक्टली बोलिए ना, आप बताइए। तो ये एग्जैक्टली देशद्रोह तो अभी लगा ही नहीं है, देश में देशद्रोह है ही नहीं, देशद्रोह की अभी धारा तक ही नहीं है राजद्रोह चल वर्तमान रहा में। है, जी, अस्थायी राजद्रोह। रूप से रोक रखी है, अस्थायी रूप से रोक रखी है। रोहित रोहन साहब, जी, अस्थायी रूप से देशद्रोह की धारा ही रुकी पड़ी है भाई। मतलब धारा लगेगी कैसे? 2022 से, जब से कानून बना है, तब से तो किसी पर लग ही नहीं रही देशद्रोह। देखिए, मेरा ये मानना है कि कानून बहुत ही ज़रूरी है। कानून इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कानून बनाते हैं, तो हर आदमी को पता होता है कि उसका लिमिटेशन क्या है। जैसे कि आप आज इस शो में बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आपके लैंग्वेज का लिमिटेशन क्या है। हम जब रोड पे जाते हैं, किसी से बहस होती है, तो हमें पता है कि हमारा लिमिटेशन क्या है। अगर हम जब तक मुँह तक रहेंगे, हम बचे रहेंगे, हम हाथ चलाएँगे या गोली चलाएँगे या चाकू चलाएँगे, तो हम जेल चले जाएँगे।
ये हमें पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है। क्या हमारे देश में बच्चों को जिस तरीके से इस्लामिक टेररिस्ट जिनको बनाया जाता है, उनको बचपन से ब्रेन वॉश किया जाता है? क्या हमारे देश में बचपन से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि भैया देश में ऐसे कानून को फॉलो करना है, हमारा संविधान सबसे ऊपर है, आप किसी भी बहकावे में ना आए? अभी बहुत मुश्किल से तो अब जाके थोड़ा बहुत सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, गुड टच बैड टच के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और ये कोर्स मामूली 4-5 साल पहले से इनबिल्ट किया गया। आज सारे बच्चों को पता है कि व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। तो ऐसा नहीं है कि अगर देश में पढ़ाया जाए तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे जापान बन गया है, ऐसे नहीं बना है, ऐसे चाइना बन गया है जहां पे वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो एक चाइनीज बता दीजिए जो उसके खिलाफ बोलता हो कि नहीं जी आपने जो ये कार्रवाई किया है। जी सुरजीत सिंह साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका 30 सेकंड में। देखिए क्या है ना कि अभी बात हम एग्जाम्पल किसी देश की दें तो वहाँ के बारे में समझिए कि वहाँ की बात अलग है, आपकी बात अलग है। आप खुद बटे हुए हो, आप ना देश के बारे में सोच रहे हो, ना अपने विकास के बारे में सोच रहे हो, ना देश के विकास के बारे में सोच रहे हो। तो सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, जो है जो रोहित जी ने भी बोला, जो है कि सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बताना पड़ेगा कि चीजें क्या है, देश को कहाँ रखना है, देश के प्रति आस्था कहाँ रखनी है, तभी कुछ हो सकता है हमारा और हमारे देश का। कोई कुछ भी बोल देता है कि हमारे देश के प्रति, अभी वो कावित्री की बात हो रही थी, उन्होंने जो बोला उसको लेके सबसे ज्यादा उनके वीडियोस जो है पाकिस्तान में शेयर किए गए वहां पे। तो ये बड़ा अलग ही है जो है कि आज देश जिस उस पे चल रहा है, जो दुख की घड़ी है आतंकवादी हमले की वजह से, सब परेशान है, सब दुखी है। डॉक्टर मलिक जी, डॉक्टर मलिक आवाज आ रही मलिक जी आप तक? फोन में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल अभी आ रही है, फोन में नहीं लगे हुए, आपकी बात सुनने का था मेरा। जी जी, क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, जहां तक देश विरोधी शक्तियों का विषय है तो देश विरोधी शक्तियां स्पष्ट रूप से नजर आती हैं और वो हमारे बीच में, इस समाज के मध्य में है। और किस प्रकार से कुछ लोग इस देश में मौजूद हैं जो देश विरोधी लोगों को, आतंकवादियों को इंटेलेक्चुअल कवर देने का काम करते हैं, वो भी सबके मध्य में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेग्लेक्ट करने का काम करते हैं और बाकायदा केंद्र सरकार को टारगेट करने का कुछ लोग बुद्धिजीवी स्वयं को कहकर और पत्रकार बता कर काम करते हैं। तो उन्हें भी इस चीज से बाहर आना चाहिए और जिहादियों के खिलाफ बोलना चाहिए, आतंकवादियों के खिलाफ बोलना चाहिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करते हुए बोलना चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। और मैं समझता हूं मुखरता पूर्वक समाज के मध्य में जाकर एक संदेश देना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक के रूप में ऐसे लोगों को संदेश देना चाहिए जो खुद को पत्रकार बताने का काम करते हैं और उसके बाद बीजेपी को टारगेट करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लिए काम कर रही है, देश के लिए काम कर रही है, देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, संविधान को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा। आतंकवाद का समूल नाश होगा, नक्सलवाद का समूल नाश होगा। ठीक है, तो आज के इस कार्यक्रम मैं 2 सेकंड रोहित जी, पंडित बस जी ये खुशी की बात है कि सारी बातें कर दी अविरल जी ने, लेकिन टॉपिक पे एक भी बात नहीं किया, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। मैं टॉपिक को क्लोज करना चाहूंगा, ये मौका मेरे को दीजिए 2 सेकंड होने के कारण हमें जो है डिबेट यही जो है रोकना पड़ रहा है। तो इसी सिर्फ के 2 साथ आप सेकंड। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने अपनी जो है बात रखी और आपने जो है जो विषय था उस पर आप रहे भी और आपने जो है जो देश को बताया। मुझे लगता है कि अब दर्शकों को समझ में भी आएगा और वो लोग खास करके जो है इस चीज को चिन्हित भी कर पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है सब्सक्राइब करें। लाइव नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।